आज का प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया ESI प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला प्रश्न है कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति को सूचना प्रदान करने वाला ऐप आरोग्य सेतु जो ऐप है वह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आरोग्य सेतु ऐप। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आरोग्य सेतु ऐप जो है वह इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह फ्री करने का निर्णय लिया है? विश्व के कौन सा देश है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ने सड़क यातायात के समस्या को कम करने के उद्देश्य से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा फ्री करने का निर्णय लिया है। अगला है कि 3 जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिका के कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा किया है कि 2030 तक के कार्बन निगेटिव हो जाएंगे और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कंपनी ने कहा कि वह अपने सभी कार्बन उत्सर्जन प्रोडक्ट को 2030 तक खत्म कर देगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस शिमगल जो हैं वह यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहता है कि यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस शिमगल बने हैं और इन्होंने ओलेक्सी होचेरुक का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि ईच फॉर इक्वल थीम साथ कौन सा दिवस मनाया गया था? ईच फॉर इक्वल थीम के साथ, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था जिसका थीम था कि ईच फॉर इक्वल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था ईच फॉर इक्वल। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान किया गया है और भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुन्नो पालपुर अभयारण्य में। कुन्नो पालपुर अभयारण्य कहाँ है? तो कुन्नो पालपुर अभयारण्य जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति विभाग का स्थापना किया है? मिशन शक्ति विभाग की स्थापना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा देश का पहला राज्य होगा जहां स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष विभाग की स्थापना की गई जिसे मिशन शक्ति नाम दिया गया है। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया है? iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक ने। भारत के निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक ICICI बैंक ने हाल ही में iBox नामक अपनी सेल्फ सर्विस फैसिलिटी को शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में
इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना है। यह गलत है। कहता है कि मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश है। अन्य सभी कथन जो है वह सत्य है। जैसे दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था, यह सही है। और बी में दिया गया है कि इसकी स्थापना 1949 में किया गया, यह भी सही है। और सी में कहता है कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, यह भी सही है। और मैसेडोनिया इसका 29वां नहीं 30वां सदस्य बना था। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुनील जोशी को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सुनील जोशी को। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। वर्ल्ड लाइन इंडिया के अनुसार डिजिटल लेन देन में महाराष्ट्र प्रथम तथा बेंगलुरु द्वितीय स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषिकेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ ऋषिकेश में किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और यह महोत्सव 1 मार्च से 7 मार्च 2020 के मध्य आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और इसको वर्ष 2013 से मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव को पारित किया है? जाति आधारित जनगणना के लिए कौन राज्य है जो प्रस्ताव को पारित किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना 1931 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनना है। पहला ऑप्शन में कहता है कि इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती होगी, और दूसरा में कहता है कि इसकी कार्यकारी राजधानी जो है वह विशाखापट्टनम, और तीसरा में कहता है कि इसकी विधायी राजधानी कुर्नूल होगी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। एक में है कि इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती होगी और इसकी विधायी राजधानी जो है वह कुर्नूल होगी। अगला प्रश्न है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना रक्षा उपकरण को, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। हेलिना एम टैंक रोधी मिसाइल है जिसे भारत ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है कि चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम क्या है? चेक गणराज्य की मुद्रा के नाम, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरूना। कैरूना जो है कौरूना वह चेक गणराज्य की मुद्रा है और इसकी राजधानी पराग हो जाएगा। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो पराग है। अगला प्रश्न है कि ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु किस समिति का गठन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ कांत समिति का गठन किया गया है। कहता है कि अमिताभ कांत समिति का गठन ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु किया गया था। अगला प्रश्न है कि 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी में। कहता है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन अबू धाबी के यूएई में किया गया है और इस सम्मेलन का मुख्य थीम था रेट थिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा
प्रतिभा सूचकांक 2020 का भारत का स्थान कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 72वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान ने। सड़क सुरक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के साथ ही वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए राजस्थान के परिवहन विभाग ने एक अच्छी पहल की है और विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए माह में एक दिन नो व्हीकल डे के रूप में तय किया गया है और इसके तहत प्रत्येक माह के प्रत्येक कार्य दिवस पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने वाहन के बजाय सरकारी परिवहन सेवा अथवा साइकिल का उपयोग करना होगा। अगला प्रश्न है कि 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल का आयोजन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान में। 20वां एशियाई खेल का आयोजन 2026 में जापान में किया जाएगा, जबकि 2022 में इसका आयोजन चीन में होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका सही उत्तर चुनना है। पहला में दिया गया है सुंदरबन, तो सुंदरबन जो है वह पश्चिम बंगाल में ऐसा ही है। और दूसरा में है भीतरकनिका। भीतरकनिका कहाँ है? तो भीतरकनिका जो हो जाएगा वह उड़ीसा में हो जाएगा, यह भी सही है। और तीसरा में दिया है पिचवरम। पिचवरम कहाँ स्थित है? तो पिचवरम जो है वह तमिलनाडु में है, यह भी सही है। और तीसरा में वेम्बनाड। वेम्बनाड कहाँ है? तो वेम्बनाड जो है वह केरल में है, न कि कर्नाटक में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सुमेल सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से किस बंदरगाह तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोस बंदरगाह। और ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। ब्राज़ील के कहवा बाग को फैजेंडा कहा जाता है तथा कहवा के मंडी को साओ पाउलो कहा जाता है। और ब्राज़ील दुनिया को कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है कि विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 मार्च को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग जो है वह किससे संबंधित है? तो रेनेटिंग इसका हो जाएगा पनीर से संबंधित है। और दूसरा में जैव प्रौद्योगिकी तो प्लास्मिड से संबंधित है। और तीसरा में गोल्डन चावल जो है वह विटामिन ए इसमें है। और चौथा है ओजोन परत। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर, यह सही नहीं है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में होता है, यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ट्रोपोस्फियर नहीं, स्ट्रेटोस्फियर इसका उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों को लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डाइक्लोरोफिनेक। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बलित पर्वत का। कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है और यह संपीड़न के शक्तियां द्वारा निर्मित पर्वत है। इसे मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है और इसके अन्य उदाहरण है आल्पस, एटलस, यूराल इत्यादि। ये सारे पर्वत जो है वह बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि डेविस जल संधि किससे जोड़ती है? डेविस जल संधि जो है वह किससे जोड़ती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को डेविस जल संधि जो है वह जोड़ता है। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी है और बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है।
अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में चलाया गया था और इसके तहत सभी बड़े नेताओं जैसे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराया और इसे जानबूझकर के की गई हत्या कहकर के संबोधित किया है। अगला है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1980 में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जल वाष्प, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन। इनमें सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है। इसका सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और सी में बेंजीन। ये दोनों जो है वह सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक के रूप में रहता है। अगला प्रश्न है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। आटाकामा मरुस्थल, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है जो दक्षिण अमेरिका में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है। इसका उत्तर क्या होगा। पहला में दिया गया दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है, तो यह गुजरात में सही है। और दूसरा में दिया गया है एन्नोर जो है वह आंध्र प्रदेश में नहीं होगा। एन्नोर तमिलनाडु में स्थित है। यह तमिलनाडु का बंदरगाह है, न कि आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश गलत होगा। और तीसरा में दिया है तुतिकोरिन जो है यह तमिलनाडु का है। और चौथा में दिया है ननवासुआ जो है वह मुंबई के बंदरगाह है। उपयुक्त में सभी सही है, लेकिन बी जो है वह भी गलत मिलान है। अगला प्रश्न है कि शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी कृष्णा स्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका वेग परिवर्तन होता रहता है। यदि एक वस्तु एक गतिमान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। अगला प्रश्न है कि ऑप्शन एक में है आमीटर। आमीटर के क्या होगा। तो आमीटर जो है वह विद्युत धारा नापती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आमीटर जो है वह विद्युत धारा नापती है। और दूसरा में दिया गया है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो इससे सापेक्षित आर्द्रता नापी जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, हाइग्रोमीटर से सापेक्षित आर्द्रता। और तीसरा में दिया गया है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। और चौथा में वाट हो जाएगा। तो वाट किसका है, तो वाट जो है वह शक्ति के मात्रक है। इसका सही मिलान इस प्रकार होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक, इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है। सार्क का सदस्य राष्ट्र कौन नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। चीन जो है वह सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था और इसका मुख्यालय काठमांडू है और इसमें 8 देश हैं, जैसे मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका इत्यादि। अगला प्रश्न है कि दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है। दीपा मलिक का संबंध किस खेल से, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा पैरा गोला फेंक से। पैरा गोला फेंक से दीपा मलिक का संबंध है, पैरा गोला फेंक से। और एक और है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जो है वह जिम्नास्टिक है और दीपा मलिक है पैरा गोला फेंक। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है। ड्यूस या फिर डबल फॉल्ट जैसे खेल का संबंध, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस से। अगला है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल 4 इसका हो जाएगा कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इसका सही उत्तर यही होगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री को सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वह कैबिनेट सचिव के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करें। सूची भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ सरकार और भाग 10 किससे संबंधित है, तो भाग 10 जो है वह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। और अगला ऑप्शन में दिया है भाग 15। भाग 15 किससे संबंधित है, तो भाग 15 जो है वह निर्वाचन से संबंधित है। अगला में दिया गया भाग 20। भाग 20 किससे संबंधित है, तो संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान के संशोधन प्रक्रिया भाग 20 से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, सी, डी, बी। अगला प्रश्न है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये तीनों जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। उपयुक्त में सभी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय का दर्जा देता है। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय का दर्जा देता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 जो है वह उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय का दर्जा देता है और अनुच्छेद 119 के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। अगला प्रश्न है कि भारत के राजभाषा निम्न में से कौन कौन है। भारत के राजभाषा निम्न में से कौन कौन है, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में हिंदी। भारत के राजभाषा जो है वह देवनागरी लिपि में हिंदी है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारण, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक संविधान है भारत का।
अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे। भारत के संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार जो है वह संघ के सांसद के पास रहेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, संघ के सांसद के पास। अवशिष्ट शक्ति संघ के सांसद के पास रहेंगे और अनुच्छेद 298 के अनुसार संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां होगी, वैसा अधिकार जिन्हें किसी सूची में नहीं रखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही है। लोक लेखा समिति के संबंध में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3 सही। एक में है कि इनमें कुल 22 सदस्य हैं और तीसरा है कि इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातित प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है और अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में 6ठी अनुसूची के प्रावधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु था। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 का केंद्रीय बिंदु तीव्रतर संपोषणीय यानी फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ विकास था। अगला है कि गिल्ट एडज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। गिल्ट एडज मार्केट जो है वह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1966 से 1969 तक जो था वह तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, आर्थिक स्थिरता तथा भीषण सूखे के कारण अगली पंचवर्षीय योजना के विराम दिया गया था और उसके स्थान पर 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया। इसे ही योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1994 में। कहता है कि 19 अगस्त 1994 को चालू खाते के संदर्भ में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सारगैसो क्या है। सारगैसो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री वनस्पति क्षेत्र। सारगैसो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित वनस्पति क्षेत्र है और इसका नाम सारगैसो नामक घास के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि डायामेंटिना गर्त या फिर खाई किस महासागर में स्थित है। इसका उत्तर क्या होगा? डायामेंटिना गर्त या फिर खाई किस महासागर में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में। डायामेंटिना गर्त हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ी खाई है। हालांकि विश्व के सबसे बड़ी गहरी खाई जो है वह मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 11,333 मीटर है। अगला प्रश्न है कि बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में।
बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये बरमूडा और प्यूर्टोरिको को मिलाकर के बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। अग्नेय चट्टान जो है वह ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीस का रूपांतरित रूप है। अगला है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम ली वार्नर। विलियम ली वार्नर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है और हॉल्ट मैकेजी महालवाड़ी पद्धति के जनक थे। अगला प्रश्न है कि अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचतंत्र के। ऑप्शन डी, अकबर के समय अबुल फजल के संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहाइली के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल का। पुर्तगाल के साथ व्यापार व आगमन के कारण ही प्रिंटिंग प्रेस भारत में विकास हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के युद्ध में ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के युद्ध में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलवी अहमदुल्ला जो थे वह ब्रिटिश का सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद का नेतृत्व करने वाले मौलवी अहमदुल्ला थे, जिन्हें सर्वोत्तम सैनिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ने नेतृत्व किए और 1843 से लेकर के 1865 ईस्वी तक बाद में केशवानंद सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए थे। अगला प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस के शासन कितने माह तक रहा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 माह तक। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए और यह प्रांत थे मद्रास, मुंबई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में चल कर के पश्चिमोत्तर प्रांत में असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध में उत्पन्न राजनीतिक संकटों को चलते त्याग पत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था? सरस्वती पत्रिका के संपादन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और चांद महादेवी वर्मा के द्वारा संपादित किया जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। 1 में है महात्मा गांधी, 2 में सरोजिनी नायडू और 3 में मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के गांधी जी अकेले कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे थे और शासन ने सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय को व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनोनीत भी किया था।
अगला है कि मैकडोनाल्ड आयोग किससे संबंधित है? मैकडोनाल्ड आयोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकाल जांच से। अगला है कि ढक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया? ढक्कन कृषक राहत अधिनियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1879 में। 1879 ईस्वी में ढक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा कृषकों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? भक्ति आंदोलन को, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। पहला में दिया गया है प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह अजात शत्रु के काल में हुआ था। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह राजगीर में संपन्न हुआ था, सतपर्णी गुफा में, अजात शत्रु जो हर्यक वंश के शासक थे उनके काल में। और दूसरा है ऑप्शन बी में द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कब संपन्न हुआ था? तो यह काला अशोक के काल में संपन्न हुआ था, काला अशोक शिशुनाग। तीसरा है ऑप्शन सी में तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कब संपन्न हुआ था, किसके काल में? तो यह अशोक के शासनकाल में संपन्न हुआ था, जो मौर्य वंश से संबंधित है। और चौथा है चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह कनिष्क के काल में संपन्न हुआ था, कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे उन। अगला है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर क्या होगा? नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 3 2 1। देखते हैं 4 में दिया गया है अहमदाबाद मिल हड़ताल सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ, और खेड़ा के बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, और फिर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो हुआ वह 1920 में संपन्न हुआ था, और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है यह 1919 में, और फिर खेड़ा आंदोलन जो है वह 1918 में, और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था वह 1918 में हुआ था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर के हर कोशिका में डीएनए पाया जाता है, और अधिकांश डीएनए जो है वह कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, जिन्हें न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, और कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाल बराबर दूरी बाई समय। अगला प्रश्न है कि किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये प्रोटीन नहीं होते, ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। कहता है कि एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि हार्मोन जो है वह प्रोटीन, अमीनो एसिड, स्टेरॉयड आदि से बने होते हैं, और एंजाइम उपयोग के बाद रासायनिक संरचना को बनाए रखते हैं, इसलिए इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जबकि उपयोग के बाद हार्मोन को रासायनिक संरचना बदल जाती है, इसलिए इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये सभी जो है वह प्रोटीन के बने नहीं हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम क्या कहता है? तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए में है गैलीलियो के नियम, और बी में है जो जड़त्व के नियम। न्यूटन के प्रथम गति के नियम, पहला गैलीलियो के नियम और बी जड़त्व के नियम। प्रथम गति के नियम को गैलीलियो जड़त्व के नियम दोनों कहते हैं, और वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर बाह्य बल कार्य करता है, और यह प्रकृति उसके जड़त्व के कारण होता है, इसलिए उसे जड़त्व के नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरोफ्लैथेलेमिया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी और
पैथेलमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है कि एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनोग्राफी। सोनोग्राफी एक चिकित्सा प्रक्रिया है। शरीर के अंदर अंगों, ऊतकों या फिर रक्त प्रवाह के गतिशील दृश्य छवियों का उत्पादन करने के लिए उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगें अल्ट्रासाउंड का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि क्या होगी? इसका उत्तर क्या होगा? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि हो जाएगा 2 गुनी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है? वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CH4, CO2 और CO। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित कौन सा हार्मोन नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन जो है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिंबवाही नलिका को। डिंबवाही नलिका फलोपियन ट्यूब जो है वह मादा जनन अंग के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था? एंटीबायोटिक्स का आविष्कार, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दुनिया का पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट पाचन में मुख्य अंतिम उत्पाद जो है वह ग्लूकोज होता है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 के रिपोर्ट के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। एक में कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार जयपुर देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है, यह सही है। और दूसरा है कि रिपोर्ट के उत्तर पश्चिम रेल जोन को 2019 में सबसे स्वच्छ रेलवे जोन बताया गया, यह भी सही है। और तीसरा है कि यह सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा किया गया, यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है कि नोमैडिक एलिफेंट 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? नोमैडिक एलिफेंट, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया के साथ। नोमैडिक एलिफेंट 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2019 में FATF ने किस एशियाई देश को ग्रे सूची से बाहर किया? FATF ने, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न कि सितंबर 2019 में किस शहर में साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। साइबर अपराध जांच और साइबर फोरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 4-5 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI मुख्यालय में आयोजित किया गया।